नमस्कार साथियों। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग और फिर हम जो है आज के सेशन को शुरू करेंगे। और आज मैं आपके बीच क्वेश्चन लेकर के आ रखा हूँ मौर्य वंश एवं मौर्योत्तर काल। ठीक है। मौर्योत्तर काल में हम गुप्त वंश वाला टॉपिक तो हम कल पढ़ेंगे, यानी गुप्त वंश वाला कल आएगा, लेकिन आज ज़्यादा मौर्य वंश और मौर्य के बाद जो थोड़ा बहुत के कुछ वंश स्थापित हुए गुप्त वंश से पहले वाले। ठीक है, सातवाहन इत्यादि इसमें आ सकते हैं। तो वो जो है हमने इसमें पढ़ना है, मौर्य वंश एवं मौर्योत्तर काल। ठीक है। तो इसके प्रश्न हमने करने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, अच्छी संख्या में आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन और लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। जब आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी ज़्यादा उत्साह के साथ और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ जो है आपके बीच अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ सकते हैं, क्लासेस लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि मनोबल केवल आपके लिए ही ज़रूरी नहीं है, मोटिवेशन हर काम को करने के लिए ज़रूरी होता है। और डेली आकर के कंसिस्टेंटली 2-2 क्लासेस यूट्यूब पर करना, ऐप पर करना, इसके लिए भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो हम आपको मोटिवेट रखने की कोशिश करते हैं, तो आप भी हमें मोटिवेट रखने की कोशिश कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और जो है शेयर करके जो है इस सेशन को। ठीक है? तो संख्या में जुड़िए आप लोग अच्छी सी संख्या में और हम जो है आज के जो है सेशन को, आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है मैं रख रहा हूँ, ज़्यादा देरी ना करते हुए, कि आपको दिख भी रहा होगा। द नंबर ऑफ तीर्थास गिवन इन अर्थशास्त्र इज, यानी कि अर्थशास्त्र में दिए गए तीर्थों की संख्या कितनी है? ठीक है, अर्थशास्त्र में दिए गए तीर्थों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो कितनी है? 14, 16, 18 या फिर 21? तो कितनी है तीर्थों की संख्या जो अर्थशास्त्र में बताई गई है, वो है आपकी, हाँ, वो है आपकी सी 18। ठीक है? देखिए, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, यहाँ पे अर्थशास्त्र का मतलब नहीं है। अर्थशास्त्र दरअसल अ, जो आचार्य हुए हैं चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने जो है अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा था, जो कि दरअसल एक पॉलिटिकल साइंस की किताब है, यानी कि ये उस समय के राजनीति और इन सारी चीज़ों की चर्चा करता है। ठीक है? जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने जो है ये लिखी थी और संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है और इसमें राज व्यवस्था, यानी ये पॉलिटिकल साइंस हो गया, कृषि, न्याय, राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर इसमें जो है विचार किया गया है। इस तरह की ये किताब है। अर्थशास्त्र यानी कि ये इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, इकोनॉमी की किताब नहीं है, ये पॉलिटी की किताब है, पॉलिटिकल साइंस की किताब है उस समय की, कह सकते हैं आप। राज व्यवस्था की किताब है, कृषि, न्याय, राजा को कैसा होना चाहिए इसके बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में कुल मिलाकर के ये किताब है। ठीक है? अनेक जो है इसमें विभाजन किए गए हैं, तो केंद्रीय प्रशासन कैसे चले, इसमें जो है केंद्रीय प्रशासन के विभाग कैसे डिवाइड किया जाए, इनको जो है तीर्थ कहा जाता है। यानी कि प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा गया है अर्थशास्त्र में और कहा गया है कि जो केंद्रीय प्रशासन होना चाहिए, केंद्रीय प्रशासन 18 तीर्थों में, यानी कि 18 अधिकारियों के बीच जो है बटा हुआ होना चाहिए। यानी कि 18 डिपार्टमेंट को, विभागों को जो है तीर्थ कहा गया है अर्थशास्त्र में। ठीक है? इसमें से जो है एक जो है मंत्री होता है। ठीक है? इसके अलावा जो है एक नायक हो सकता है, इसके अलावा युवराज होता है, सेनापति होता है, इसके अलावा दुर्गपाल होता है, जो दुर्ग का संरक्षक होता है, कह सकते हैं। ठीक है? इस तरह से जो है 18 जो है तीर्थों की बात करता है कौन? अर्थशास्त्र, रिटन बाय कौटिल्य, या जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उसकी जो है बात हो रही है। ठीक है? आगे बढ़ें। अगला प्रश्न जो है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, यानी कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम, अभी तो क्वेश्चन शुरुआत ही हुई है, लेकिन आखिरी में पहले ही पूछ लिया। तो पहला तो सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन आखिरी कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, यानी मौर्य वंश का, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अशोक, दशरथ, बिंदुसार या फिर बृहद्रथ? तो कौन था? बृहद्रथ कौन था इसमें से? तो इसका सही उत्तर है आपका क्या? कौन था मौर्य साम्राज्य का? ये हाल ही की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है? यानी 2023 की एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था ये, तो वहां से मैंने लिया था। लेटेस्ट, मतलब नया नया कागज था वो, तो मुझे दिख गया था वो। ठीक है? ये नया ही लग रहा था। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, अंतिम कौन था? तो कौन था इसमें से? अंतिम था जो है आपके बृहद्रथ, जो है ये जो है आपका अंतिम सम्राट था या अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का। ठीक है? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था।
ठीक है। और संस्थापक आप लोग जानते हैं कि कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। इसके बाद सीता इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन स्टूड फॉर, यानी कि जो सीता था मौर्य प्रशासन में, सीता से क्या तात्पर्य था? सीता जो है एक शब्द था, इस सीता से क्या तात्पर्य था मौर्य साम्राज्य के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है, इसके संदर्भ में बताना है। यानी मौर्यों के प्रशासन में सीता शब्द का क्या तात्पर्य था? फर्स्ट वन इज बंजर भूमि यानी बैरन लैंड। बी रेवेन्यू ऑफ द स्टेट लैंड, यानी कि राजकीय भूमि का राजस्व। या सी टेक्स्ट लिविड ऑन आर्टिसंस यानी शिल्पकारों पर लगाया गया कर। या डी अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन नियोग, यानी नियोग पर लगाया गया कर। तो क्या था इसमें से? मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सीता से क्या तात्पर्य था? तो थोड़ा सा आप जो है रामायण का रेफरेंस अगर आपको पता है तब भी आप जो है कर सकते हैं। और ये हमें कैसे याद कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है आपका बी रेवेन्यू ऑफ द स्टेट लैंड, यानी राजकीय भूमि का राजस्व। सीता क्या थी? सीता क्या थी? भूमिजा थी, यानी कि भूमि से पैदा होने वाली। और जो ये राजस्व है ये भी भूमि से पैदा हो रहा है, तो इसीलिए जो है इस राजस्व को ही क्या कह दिया गया? सीता कह दिया गया। हम जो है इस तरह से समझ सकते हैं। मैं नहीं जानता कि ये व्याख्या कितनी सही कितनी गलत है, लेकिन मैं वाइल्ड गेस कर रहा हूं कि इसी आधार पर शायद उन्होंने ये जो है किया जाता था। ठीक है। तो मौर्य प्रशासन में सीता का तात्पर्य जो है राजकीय भूमि का राजस्व, यानी कि जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था, लैंड रेवेन्यू कुल मिलाकर के उसको कहा जाता था। ठीक है। और ये राजा के प्रति इनका जो प्रत्यक्ष स्वामित्व वाली और नियंत्रित भूमि होती थी, और इस भूमि की देखरेख जो है सीताध्यक्ष द्वारा जो है की जाती थी, यानी कि जिसके जो देखरेख करता था, उसके लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है। और इस तरह से जो है प्रशासन चलता था। ठीक है। तो मेगास्थनीज ने भी सीता जो है इसका वर्णन किया हुआ है अपने इंडिका नाम की किताब में। ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्ष, यानी कि हर्ष के शासनकाल में कौन सा शैक्षणिक केंद्र सर्वाधिक प्रसिद्ध था? कौन सा शैक्षणिक केंद्र था जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्ष विच एजुकेशनल सेंटर वाज मोस्ट फेमस? हर्ष के शासनकाल में कौन सा शैक्षणिक केंद्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था? हर्ष का पूछ रहा है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर काशी? तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो हर्ष के समय पर था वो कौन सा वाला था? तो वो था आपका बी नालंदा। ठीक है। हर्षवर्धन का जो शासन काल था ये आपका मतलब ये मौर्यों से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, रैंडमली सेट हो गए, वरना जनरली मेरा एक क्रम से ही होता है। आज की थोड़ा पहले का बाद में आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, कर लेना ले आप लोग। ठीक है, बताया तो था ही कि ये सब पूछा जाएगा कि हर्ष के शासन काल में जो है शैक्षणिक केंद्र नालंदा, बी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बी जो है इसका सही उत्तर होगा नालंदा। ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि जो हर्ष का शासन काल था ये आपका, हर्ष जो है 7वीं सदी का व्यक्ति था। 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा। ठीक है। और इसका जो राजधर्म था, हर्षवर्धन ने जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना राजधर्म बनाया था। और जब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तो बौद्धों से रिलेटेड केंद्र क्या था? नालंदा था उस समय पे। तो वो आपने वहां से कर लेना है। ठीक है। और आप लोग जानते हैं यहाँ पे दुनिया के तमाम स्कॉलर जो है आकर के नालंदा में पढ़ते थे। ठीक है, ये बहुत बड़ा जो है विश्वविद्यालय उस समय हुआ करता था। इन विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्य, यानी कि मौर्यों की राजधानी किस शहर में थी? ये तो आपको आना चाहिए कि मौर्यों की राजधानी किस शहर में थी। कन्नौज में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या फिर उज्जैन में? तो मौर्यों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना। ठीक है। तो पाटलिपुत्र में जो है हुआ करती थी, क्योंकि मौर्यों ने जो है शुरुआत कहाँ से की थी? मौर्य साम्राज्य जो है बहुत आगे तक फैला, यानी बहुत बड़ा जो है इसकी सीमा हुई। लेकिन मौर्यों की जो है शुरुआत इन्होंने कहाँ से की थी? जो हमने 16 महाजनपद पढ़े थे, तो नंद वंश को समाप्त करके मगध से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी। तो उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो मगध साम्राज्य की भी पाटलिपुत्र ही थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातकर्णी प्रथम, यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर सिमुक? तो कौन था जो है आपका सातवाहन साम्राज्य का या सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था आपका बताना है। ये तो आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। तो ये जो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका क्या? डी सिमुक जो है था आपका सातवाहन डायनेस्टी का संस्थापक, सातवाहन डायनेस्टी का की शुरुआत करने वाला। ठीक है, सिमुक था। और ये जो है सातवाहन दरअसल एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, ब्राह्मण वंश था। और ये किसकी पूजा करते थे? तो ये कृष्ण की पूजा करते थे। ठीक है। और ये जो है सातवाहनों में जो सबसे फेमस सातवाहन यानी राजा हुआ
वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं उसका नाम। तो वो जो है सबसे प्रतापी राजा उसको जो है कहा जा सकता है, किसका? इसका सातवाहन वंश का। फॉर विच पर्पज अर्घट घटी यंत्र वॉज यूज्ड, यानी जो अर्घट घटी यंत्र था वो किस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता था? ठीक है। फॉर इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, फॉर वीविंग क्लोथ वस्त्र बनाने के लिए, सी फॉर कैलकुलेटिंग टाइम यानी समय की गणना करने के लिए, या डी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यानी भवन निर्माण के लिए। तो जो अर्घट घटी यंत्र हुआ करता था, ये जो अर्घट घटी यंत्र हुआ करता था, ये जो है किस चीज के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये इसका सही उत्तर है आपका सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये जो अर्घट हुआ करता था, अर्घट मतलब एक ऐसा यंत्र था जिससे कुएं से पानी निकाला जाता था। ठीक है, और यहीं से जो है इसका प्रयोग जो ज्यादातर किया जाता था, इसमें से इन दिए गए ऑप्शंस में से सिंचाई के लिए किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न, हु वाज अशोकाज कंटेम्पररी किंग ऑफ इजिप्ट, यानी कि जिस समय भारत में अशोक राजा था, ठीक है, उस समय पे मिस्र में शासक कौन था, यानी इजिप्ट में उस समय पे शासन किसका था? ठीक है, एंटीगोनस का, और टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का, सी तिस्सा का, या डी अलेक्जेंडर का यानी सिकंदर का। तो मिस्र जो राज था, यानी इजिप्ट वर्तमान में कहते हैं उसको, तो इजिप्ट का जो है कौन था, इजिप्ट में उस समय पर शासक कौन हुआ करता था? तो इसका सही उत्तर है आपका क्या? बी फिलाडेल्फस जो है उस समय पे मिस्र का राजा हुआ करता था। ठीक है, और इसकी जो जानकारी मिलती है, अशोक के लेख बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। तो अशोक का 13वें लेख से जो है ये जो है सारी इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, गोंडोफडनीज किस राजवंश का शासक था? जो आपका गोंडोफडनीज हुआ करता था, ये किस राजवंश का शासक था? ठीक है, और ये है आपका क्या है, कुषाण राजवंश, शक राजवंश, अ, क्या है लिखा हुआ है, पहलव पहलव राजवंश। हिंदी में अजीब सा क्यों लिखा हुआ? अच्छा, हौ पे लव है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है वैसे, पहलव राजवंश, लौ पे हौ पे हलंत लगा करके यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, लेकिन ऐसा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहलव राजवंश या डी कण्व राजवंश। तो गोंडोफडनीज किस राजवंश का शासक था? तो वो था आपका सी। ठीक है, पहलव राजवंश का शासक हुआ करता था। ठीक है, गोंडोफडनीज। अगला प्रश्न देखेंगे, द हेड ऑफिसर ऑफ द स्टेट ट्रेजरी ड्यूरिंग रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज नोन एज, यानी कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो राजकोष का शीर्ष अधिकारी होता था, राजकोष आप लोग जानते हैं ट्रेजरी होती थी, तो ट्रेजरी का जो मुख्य अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था? और ये जो प्रश्न है, मैं अगेन कह रहा हूं आपको, जो आपने 18 तीर्थ मैंने आपको बताए उसी में से जो है ये है। ठीक है, तो जो मेन आदमी होता था, यानी कि जो ट्रेजरी, जिसको ट्रेजरर कह सकते हैं, मुख्य जो कोषाध्यक्ष हुआ करता था, तो उसको क्या कहते थे? तो इसको कहते थे क्या? समाहर्ता, कारमांतिक, सन्निधाता, या फिर दौवारिक। तो वो जो है क्या कहलाता था? वो कहलाता था आपका क्या? सी सन्निधाता। ठीक है, सन्निधाता। ठीक है, और ये दरअसल निधि शब्द से बना है, सम प्लस निधि, सन्निधाता। ठीक है, इस तरह से जो है निधि से जो है आप यहां से ले सकते हैं, सी जो है सन्निधाता जो है यहां से बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अच्छा जो आपका ये जो था समाहर्ता हुआ करता था, ये जनपदों पर जो शासन करते थे, जनपदों पर शासन करने वाले। ठीक है, यानी उस समय के डीएम साहब। ठीक है, हालांकि उस समय जनपद इस तरह के नहीं थे, जनपद काफी बड़े हुआ करते थे उस समय के, उस हिसाब से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर टाइप के रहे होंगे समाहर्ता। ठीक है, तो अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डेसिफर्ड द मौर्यन ब्राह्मी फॉर द फर्स्ट टाइम, निम्न में से किसने सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी का उद्वाचन किया था? उद्वाचन यानी जिसने सबसे पहले इसको जो है पढ़ा था। ठीक है, तो कौन था जिसने जो है सबसे पहले ये किया था? तो विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसिप,
अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जॉन मार्शल? तो कौन था जिसने जो है मौर्यकालीन ब्राह्मी का उद्वाचन किया था? तो वो था आपका कौन? इसका सही उत्तर है आपका बी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप नाम के जो है व्यक्ति थे। इन्होंने जो है सबसे पहले मौर्य काल की जो ब्राह्मी थी, मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि थी, उसका उद्वाचन किया था। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने जो है खरोष्ठी लिपि को भी पढ़ने का श्रेय इन्हीं को जाता है। मौर्यकालीन खरोष्ठी लिपि को भी इन्होंने ही पढ़ा था। ठीक है, यही पढ़ सकते थे, यही मतलब पढ़ सके थे, इन्होंने ही मिलाया। अगला प्रश्न देखिए, जैन रिलीजन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रियूनियन। भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्त? और कल की कहानी अगर आपको थोड़ा पता हो इनके बारे में, शासकों के बारे में, तब भी आप इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आप इसको कर सकते हैं। तो किसके शासनकाल में जो है फैला था जो है जैन धर्म? तो चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि इसने भी अंत में क्या कर लिया था? जैन धर्म जो है स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अंत में जाकर के जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? यानी कि इनमें से जो सबसे पुराना राजवंश है वो कौन सा है? इनमें से सबसे पुराना डायनेस्टी कौन सी है? गुप्त, मौर्य, वर्धन या फिर कुषाण? तो आपको आना चाहिए कि सबसे पहले जो है मौर्य था। ठीक है, इसको, ये जो मौर्य राजवंश था, ये कह सकते हैं विश्व पहला भारतीय राजवंश जो है यही था, मौर्यन जो था। ठीक है, इनको जो है कहा जा सकता है, उसके बाद बाकी आए थे। ठीक है, तो मौर्य जो है पहले थे। अगला प्रश्न देखेंगे, टू विच डायनेस्टी डिड गौतमी पुत्र शतकर्णी बिलोंग? जो गौतमी पुत्र शातकर्णी हुआ, शातकर्णी था, वो किस वंश से संबंधित था? किस वंश से संबंधित? सातवाहन, चोल, परमार या फिर गुर्जर प्रतिवाहन, सॉरी गुर्जर प्रतिहार? तो वो जो है किससे संबंधित था? गौतमी पुत्र शातकर्णी किस वंश से संबंधित था? बताना है आपने, सातवाहन से, चोल से, परमार से या फिर गुर्जर प्रतिहार से? तो अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, आपको बताया भी, सातवाहन से जो है गौतमी पुत्र शातकर्णी प्रसिद्ध था। ये सबसे बड़ा जो है इनका राजा वही हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड? यानी गलत जो है मिलान इसमें से किसमें किया गया है? तो आपको जो है वो मिलान बताना है। ठीक है, प्रशस्तियां हैं, प्रशस्तियां और अभिलेख से रिलेटेड है। प्रयाग प्रशस्ति, हरिशेन, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, भीतरी अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, धौली अभिलेख, अशोक? तो कौन सा जो है इसमें से गलत मिलान है? अभिलेखों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका सी, भीतरी अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का नहीं, ये बल्कि स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। ठीक है, स्कंदगुप्त, हालांकि गुप्त काल कल भी आएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये जो है गुप्त से जो है रिलेटेड है। आफ्टर किलिंग होम, पुष्यमित्र शुंग फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी। यानी किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी? कुणाल, समप्रति, दशरथ या फिर बृहद्रथ? तो जो है आप थोड़ा सा यहाँ से भी जो है, अगर आपको क्रम भी पता हो तब भी जो है इसको आप कर सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है किसको मार करके अपनी साम्राज्य जो शुंग डायनेस्टी थी उसकी शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है आपका क्या? डी, बृहद्रथ। बृहद्रथ आप लोग जानते हैं, शायद पहला ही प्रश्न या दूसरा ही प्रश्न हमने किया कि बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य शासक हुआ था, तो इसकी हत्या करके यानी इसको मार करके शुंग जो है डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विच रॉक इंस्क्रिप्शन गिव्स एन अकाउंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ कलिंग किंग खारवेल? यानी कि कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? जो कलिंग का राजा था खारवेल, उसकी जो है उपलब्धियों का विवरण कहाँ के शिलालेख में मिलता है? ठीक है, कि कहाँ के रॉक इंस्क्रिप्शन में मिलता है? ठीक है, फर्स्ट वन इज कारले, हाथी गुम्फा, जूनागढ़ या फिर नासिक? तो क्या है इसका सही उत्तर? खारवेल। ठीक है, खारवेल का, तो वो है आपका बी, हाथी गुम्फा। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपका क्या? बी, हाथी गुम्फा जो है किससे किससे रिलेटेड है? कलिंग के जो शासक थे, खारवेल की उपलब्धियों का विवरण जो है हाथी गुम्फा जो है अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है ये मिलता है कि जब राजा बना तो फिर उसने क्या किया था?
राजधानी कलिंग का निर्माण उसी ने किया था, ठीक है। और ये सारी चीज जो है इससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेट स्कॉलर अश्वघोष वॉज द कंटेम्पररी ऑफ विच रूलर, यानी कि महान विद्वान अश्वघोष, इनका जिक्र कल भी हुआ था। महान विद्वान अश्वघोष किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, ठीक है। तो जो अश्वघोष थे वो किसके शासन काल में जो है ना, किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी स्कंदगुप्त, सी कनिष्क, या डी हर्षवर्धन। तो किसके जो है शासन काल में जो है यानी कि महान विद्वान अश्वघोष हुआ करते थे? तो अश्वघोष किसके समकालीन हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे कनिष्क। सी जो है कनिष्क आपका सही उत्तर होना चाहिए। कल की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, बौद्ध संगीतियां भी जो है इससे रिलेटेड भी जो है मामला हुआ था, ठीक है। तो कल वहां भी हमने जो है ये पढ़ा था, ठीक है। ध्यान रखना है आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हु हैड कंस्ट्रक्टेड द सुदर्शन लेक, यानी सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो शासक ने, पर्णदत्त ने, पुष्यगुप्त वैश्य ने, या फिर चक्रपालित ने? तो ये जो है सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही हुआ था, और ये जो है कराया था पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा जो है ये निर्माण कराया गया था, ठीक है। ये उनके समय में के एक जो है अधिकारी जो है आप इनको कह सकते हैं, उन्होंने जो है कराया था। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का जो है एक अधिकारी थे पुष्यगुप्त वैश्य, इन्होंने जो है इसका निर्माण कराया था, ठीक है। सी जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। और ये भी बता दिया आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, विच एनिमल पिक्चर इज नॉट इंस्क्रिप्ट इन अशोक सारनाथ पिलर? अशोक का सारनाथ का पिलर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से जरूर जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन सा जो है जानवर इसमें जो है नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सा जो है इसमें से नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? हॉर्स, एलिफेंट, लायन, या फिर राइनोसेरस। तो घोड़ा, हाथी, शेर, या फिर गेंडा। तो क्या जो है अशोक के सारनाथ में पशु अंकित नहीं है? तो वो है आपका डी गेंडा, ठीक है। अशोक का जो शिलालेख था, शिलालेख कह रहा हूँ, अशोक का जो स्तंभ था सारनाथ वाला, उसमें जो है चार प्रकार के, चार जो है पशुओं की मिलती है, जो चार पशुएं दौड़ते हुए मुद्रा में दिखाए गए हैं। पहला है बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह। ये जरूर याद रखिएगा आपको, बैल, घोड़ा, बैल एक आपने जो है याद रखना है बस। बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह, ये चार जो है पशु जो है सारनाथ पिलर पे जो है आपको दिख जाते हैं। अशोक के सारनाथ वाले पिलर पर आपको दिखाई पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अशोक के काफी लेख, स्तंभ, ये सारी चीजें मिलती हैं। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि जो है धारण की थी, ठीक है। उपाधि यानी नाम धारण किया था। तो उपाधि किसने धारण की थी? तो जो सातवाहनों का सबसे प्रतापी राजा हुआ था गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसने जो है एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है हुआ करता था, ठीक है। और इसने जो है जनरली सेंट्रल और दक्षिण भारत पर राज किया था सातवाहन वंश ने, ठीक है। जनरली यहाँ से जो है इनका था आंध्र प्रदेश के आसपास आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था, आगे बढ़े। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? ठीक है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने, या फिर फाहियान ने? तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का जो है ये जो शुरुआत कराई थी, ये किसने जो है शुरू कराया था? सिल्क रूट, ठीक है। हु स्टार्टेड सिल्क रूट फॉर इंडियन? तो ये शुरुआत कराई थी किसने? कनिष्क ने जो है इसकी शुरुआत की थी, ठीक। कनिष्क जो कि राजा था, कुषाण वंश का जो है शासक हुआ, सर्वश्रेष्ठ शासक आप कह सकते हैं कनिष्क को। कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कनिष्क जो है उसने जो है सिल्क मार्ग की शुरुआत कराई थी, ठीक है। और इसके अलावा इसने किया क्या था कि जो चीन के सेनापति थे, चीन के सेनापति को हरा करके यारकंद और यहाँ से इसके आसपास अधिकार करने के बाद जो है यहाँ जो है सिल्क रूट की शुरुआत की थी, ठीक है। और ये जो है मिडिल एशिया से यानी मध्य एशिया से गुजरता है, व्यापारिक मार्ग है, ठीक है। और चाइना से होते हुए और रोमन एम्परर, ठीक है, चाइना रोमन एम्परर इससे जुड़ता है सिल्क रूट। तो ये जो है शुरुआत किसने कराई थी? ये तो ये जो है कनिष्क ने जो है भारतीयों के लिए किया था, ठीक है। और कुषाणों का अधिकार हो गया था इस सिल्क रूट पे। बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग है, बहुत प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग है,
जो है ये वाला, ठीक है। तो कनिष्क का आपने ध्यान रखना है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंध्र सातवाहन राजाओं की जो सूची मिलती है वह किस पुराण में मिलती है? तो किस पुराण में मिलती है? तो वो मिलती है आपकी मत्स्य पुराण में जो है ये मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम एक ये व्याख्या ये भी कर रहे हैं कि पुराण जो है कह सकते हैं इन्हीं के समय के आसपास जो है लिखे गए होंगे। इनसे पहले इस इन्हीं के समय पे या इनके कुछ समय के बाद जो है ये वाला पुराण, ठीक है। तो मत्स्य पुराण जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो सातवाहनों के इतिहास के लिए वैसे वायु पुराण और मत्स्य पुराण में से बहुत कुछ मिलता है सातवाहनों के बारे में, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश का भी नाम मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का नाम मिलता है। वायु पुराण में गुप्तों का नाम मिलता है, गुप्त वंश का नाम मिलता है, ठीक है। इनकी जो है सूची में मत्स्य पुराण में सातवाहन का, आंध्र सातवाहनों का जिक्र मिलता है। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ठीक है। तो जो मौर्य साम्राज्य का जो पश्चिमी भारत में यानी वेस्ट इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कौन सा जो है प्रमुख था? तो वो था आपका कौन सा? डी, भारूकच्छ। जो भारूकच्छ नाम का जो बंदरगाह था ये मौर्यों का प्रसिद्ध एक बंदरगाह था, ठीक है। जो कि आपका गुजरात में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा अन्य आप लोग देख लीजिए, जैसे एक सोपारा जो है महाराष्ट्र में है। सोपारा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। सोपारा नाम का एक और है, मुंबई के आसपास आप इसको कह सकते हैं। सोपारा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। एमएच लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। ताम्रलिप्ति ये भी एक बंदरगाह हुआ करता था, और ये जो बंदरगाह था ये बंदरगाह आपका कहाँ था? तो ये जो आपका था ताम्रलिप्ति, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में है। ताम्रलिप्ति कहाँ है? तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग राष्ट्रकूट रूलर बिल्ट द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा? एलोरा का यानी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने, और किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने, किस शासक ने कराया था, यानी कि किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ठीक है। तो ये जो करवाया था ये कराया था आपके, ऑप्शन देखिए इसमें, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय, या फिर कृष्ण प्रथम। तो ये कराया था आपके किसने? डी, कृष्ण प्रथम ने जो है इसका जो है ये जो है कैलाश मंदिर एलोरा वाला जो है वो किसने बनाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनाया था, ठीक है। और ये जो है भारतीय वस्तु एवं तक्षण कला के लिए सर्वोत्कृष्ट है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, जो विदेशी है अंग्रेज आकर के तो पागल हो जाता है इसको देख करके। क्यों? क्योंकि ये एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया मंदिर है। यानी कि ऐसा नहीं कि पत्थर के ऊपर पत्थर जोड़ा, एक पत्थर था बड़ा सा चट्टान, उसके अंदर जो है वो कैलाश मंदिर बनवाया है। बहुत शानदार है, दुनिया देख करके पागल हो जाती है, ठीक है। और खासकर अंग्रेज जो आते हैं तो ऐसा ब्लॉग ब्लॉग में कभी दिख जाता है तो वो देख ही के आश्चर्यचकित हो जाते हैं इसको देख करके, ठीक है। उतना लोग ताजमहल को देख करके अब नहीं हो रहे जितना इस तरह की शिल्प की चीजें देख करके हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है अपने आप में कमाल की बात है। ये दरअसल द्रविड़ स्थापत्य कला की जो है पर जो है आधारित है। द्रविड़ स्थापत्य कला जो आपकी वो होती है उसका जो है प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और ये क्या है? कैलाश मंदिर है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण, कृष्ण कह रहा हूँ सॉरी, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। ये जो है। इन मौर्यन पीरियड प्राणायाम वॉज, सॉरी प्राणायाम वॉज, प्राणायाम क्या था मौर्य काल में? प्रणय, प्रणय जो होता है ना प्रणय। तो इमरजेंसी टैक्स, बी लव मैरिज, सी लैंड ग्रांट, या फिर डी लैंड टैक्स। तो क्या था इसमें से जो है प्रणयम? प्रणयम क्या हुआ करता था? तो ये जो था आपका ये हुआ करता था एक तरह का आपातकालीन कर, ठीक है, इमरजेंसी टैक्स। और ये मिलता था जनरली वॉर के समय पर ये लिया जाता था, क्योंकि वॉर के समय पे बहुत संसाधन धन इत्यादि खर्च होता है, तो वॉर के समय पर ये जो है मौर्य काल में लिया जाता था प्राणायाम नाम से, ठीक है। तो ये जो है होता था।
तो इनके जो है कर जो है आप लोग प्रमुख याद रखिएगा। जैसे बलि एक और प्रकार का कर है, ये है राजस्व कर हुआ करता है, यानी ये रेवेन्यू टैक्स है। ठीक है, जैसे बलि क्या है, बलि क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू टैक्स। ठीक है, इस तरह से जो है आपने देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूट किंग डिफीटेड प्रतिहार रूलर नागभट्ट सेकेंड। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? राष्ट्रकूट किंग डिफीटेड, किस राष्ट्रकूट किंग ने जो है नागभट्ट को हराया था, जो कि प्रतिहार वंश से संबंधित था? तो वो था आपका कौन? ए ध्रुव, बी गोविंद तृतीय, सी इंद्र तृतीय, या डी कृष्ण तृतीय। तो इसका सही उत्तर है आपका बी गोविंद तृतीय। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये जो छोटे मोटे चीजें हैं ना, सातवाहन इत्यादि राष्ट्रकूट हो गए, और इसके अलावा प्रतिहार वगैरह है, गुर्जर प्रतिहार, वो थोड़ा देख लेना आप लोग। ठीक है, वो भी मौर्यों के बाद के जो है वंश हैं, तो वो आप देख लेना। मौर्य वंश तैयार कर लेना निश्चित रूप से, और जो है गुप्त वाला भी अच्छे से तैयार करना पड़ता है। मौर्य वंश गुप्त वंश तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। ठीक है, उसमें से भी कुछ हाईलाइटेड शासक हो सकते हैं, जैसे समुद्रगुप्त एक बहुत प्रसिद्ध शासक गुप्त काल में हुआ। इसके अलावा अशोक तो यहाँ आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, अशोक का जो है आप अच्छे से करके जाइए। ठीक है, इस तरह से करना पड़ता है इसको। और चाणक्य से संबंधित जो अर्थशास्त्र रिलेटेड है, वो वहां से ज्यादा पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट वाज द रेशियो गोल्ड सिल्वर कॉइन्स इन द शक क्षत्रप, यानी जो शक क्षत्रप काल था, उसमें सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या हुआ करता था? ठीक है, तो इसका जो है ये अनुपात हुआ करता था क्या, क्या हुआ करता था? 1:20, यानी कि 1:20, 1:25, 1:35, 1:10। तो ये हुआ करता था 1:35, 1:35। ठीक है, सोना चांदी के सिक्कों का अनुपात, यानी 35 चांदी के सिक्कों के बराबर एक सोना, शायद ऐसा कुछ है ना। तो ये जो है इस समय का रेशियो हुआ करता था। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? सेंड्रोकोटस यूनानी लेखक जस्टिन हुआ है। ठीक है, यूनानी लेखक यानी ग्रीक राइटर हुआ जस्टिन। इसने जो है सेंड्रोकोटस किस शासक को कहा, किस भारतीय शासक को उन्होंने सेंड्रोकोटस कहा? मतलब ये कुछ इसी तरह की बात है, जैसे अलेक्जेंडर का नाम तो अलेक्जेंडर था, ठीक है, लेकिन हमने कर दिया सिकंदर, कर दिया ना। और जयशंकर प्रसाद के नाटकों में तो अलक्षेंद्र नाम मिल जाता है, अलक्षेंद्र ऐसा नाम भी मिलता है। इसी का अलेक्जेंडर का क्या कर दिया, अलक्षेंद्र कर दिया, क्योंकि हमने अपने फोनेटिक्स के हिसाब से उसको बिठा दिया। और सिकंदर थोड़ा फारसी उर्दू इस शैली में बोला जाता है, तो अलेक्जेंडर का सिकंदर कर दिया। उसी तरह से यूनानी लेखक जस्टिन ने जो है किस शासक को सेंड्रोकोटस कहा है? तो किसको कहा है? ए चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या फिर समुद्रगुप्त को? तो किसको कहा है इसने? तो इसने कहा है आपका मौर्य शासक के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, किसने कहा है? तो सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, और वैसे सेंड्रोकोटस की पहचान किसने ये जो है पता लगाया था कि सेंड्रोकोटस और कोई नहीं दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य है? तो इसके जो है इसके लिए भी एक विद्वान का नाम आपने ध्यान रखना है। इस विद्वान का नाम आपने ध्यान रखना है, और इनका नाम है क्या, विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम वी से डब्ल्यू से आता होगा ना, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा? मौर्य काल में पूछा है, मौर्य काल में जो है सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था शिक्षा ग्रहण करने का? कौन सा था भाई बताओ? तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा, या फिर वल्लभी? देखो मौर्य काल में कौन थे? कौटिल्य याद रखना है, जिनको आप चाणक्य भी कहते हैं। और चाणक्य जो थे वो कहाँ प्रोफेसर थे, यानी कहाँ आचार्य थे? तक्षशिला में थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उदयन जीरल किस वंश से संबंधित था? उदयन जीरल जो था वो किस जो है वंश से संबंधित था? चेर वंश से, पांड्य वंश से, चोल वंश से, या फिर सातवाहन वंश से? तो ये जो उदयन जीरल नाम का जो है शासक हुआ, ये किस वंश से संबंधित था? तो ये था आपके चेर वंश से संबंधित था। किससे संबंधित था? चेर वंश से संबंधित था। ठीक है, ये भी यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, कभी पूछा गया था ये, तो ये जो है आपको करना है। इन विच लैंग्वेज
संगम लिटरेचर इज रिटन, यानी कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, वैसे साहित्य और इस सारी इनसे रिलेटेड हमने क्लास करनी है एक, ठीक है, अंतिम क्लास इसी से संबंधित होगी, लिटरेचर से रिलेटेड जनरली। ठीक है, उसमें जो है कुछ प्रमुख राइटर्स आ जाएंगे, जैसे विशाख दत्त हो गए, और इसके अलावा बाण भट्ट हो गए, जो कि हर्षवर्धन के दरबार के प्रसिद्ध जो है कवि हुए। इसके अलावा इस तरह के जो है प्रसिद्ध लोग, इनका जो है एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी साहित्यकार हुए उनको जो है हमने करना है, प्रमुख पुस्तकें, और यहाँ से प्रश्न पूछने जाने की संभावना हमेशा रहती है इस वजह से। तो जो संगम लिटरेचर था, ठीक है, संगम लिटरेचर जो है ये था आपका तमिल में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? तमिल में लिखा गया था। ठीक है, संगम संस्कृति में जो है दक्षिण के 3 राज्य चोल, चेर और पांड्य की जो है संस्कृति आती है, तो इसी को संगम जो है मिला करके कहा गया है। ठीक है, तो संगम काल की साहित्य की भाषा तमिल थी, और जो है तमिल में जो है ये सारे ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ जो है वो तमिल में लिखे गए इसके। प्राचीन भारत में संगम क्या था? अगेन आपको बता दिया हमने, तमिल कवियों का संघ या मंडल था, तमिल राजाओं के दरबारी कवि थे, तमिल बस्ती थी, या महापाषाण कब्रें थी। तो क्या थे? संगम क्या था? व्हाट इज संगम इन एंशिएंट इंडिया? तो जो संगम हुआ करता था वो हुआ करता था क्या? तमिल कवियों का संघ हुआ करता था। ठीक है, तमिल कवियों का संघ या मंडल। और वो आपको बता दिया संगम क्यों कहलाता था, क्योंकि ये 3 वंश जो हुआ करते थे, कौन कौन से 3 राज्य हुआ करते थे, चोल, चेर और पांड्य, तो जो है इनसे रिलेटेड जो है वो आता था, और इससे रिलेटेड लिटरेचर जो है इन कवियों ने लिखा है। उनके मंडल को कहा जाता था क्या? आपका संगम। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन जो है इसी के साथ हमारे कंप्लीट होते हैं। तो आज हमने जो है आपके मौर्य काल के कंप्लीट कर लिए हैं, और कल जो है हमने करने हैं आपके क्या? गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त एम्पायर, ये जो है बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यही जो है भारत का स्वर्ण काल इत्यादि ये वाली चीज आती है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल आप कह सकते हैं, गुप्त एवं गुप्त उत्तर काल। ठीक है, इसी में जो है आपका वो भी आ जाएगा, हर्षवर्धन वगैरह, ये सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, और बाकी करेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है, तो वीडियो को आपने क्या करना है? वीडियो को करना है आपने लाइक, चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब, और जो विद्यार्थी बैच लेना चाहते हैं, ज्ञान वाटिका ऐप आपके लिए है। ठीक है, स्क्रीनिंग का बैच चल रहा है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, वो जो है आप इसको ले सकते हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से हमारा जो है चल रहा है, नोट्स इत्यादि सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। और इसके अलावा आप संपर्क करना चाहें व्हाट्सएप इत्यादि पर, या कॉल भी करना चाहें, तो ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। ठीक है, ऑफिशियल नंबर है ये, इस पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बैच इत्यादि से कोई जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर जो है आप जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल। ठीक है, बंद करते हैं सेशन को।